जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टू अंकुश एजुकेशंस में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कुछ कोशिकांगों के बारे में, जिसमें कि अगला कोशिकांग जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य की खोज सर्वप्रथम पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। जीव द्रव्य की जो खोज है सर्वप्रथम पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की। कोशिका में एक विशेष प्रकार का द्रव होता है। कोशिका में एक विशेष प्रकार का द्रव होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका जो जो कोशिका द्रव्य है यह जीवन की भौतिक इकाई है। क्या है? जीवन की भौतिक इकाई है। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक इकाई है। जो जीव द्रव्य है इसमें 80% जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 80% जल पाया जाता है तथा जीव द्रव्य रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है, यानी कि इसका कोई अपना रंग होता ही नहीं है, अर्थात यह श्वेत रंग का होता है। यदि जीव द्रव्य में 1% की कमी होती है, कितनी कमी? 1% की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है। तो व्यक्ति को क्या लगता है? प्यास लगता है। कमी हो तो प्यास लगता है। परंतु अगर 10% की कमी हो जाए ना, यदि 10% की कमी हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है? मर जाता है, यानी कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पुनः एक बार रिवीजन कर देते हैं। जो जीव द्रव्य है इसकी खोज सर्वप्रथम पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की। इसमें 80% जल होता है तथा यह रंगहीन होता है। जो जीव द्रव्य है यह जीवन की भौतिक इकाई है। जीवन की क्या है? भौतिक इकाई है। कोशिका में एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। यदि जीव द्रव्य में 1% की कमी होती है तो व्यक्ति को प्यास लगता है, परंतु यदि 10% की कमी हो जाए जीव द्रव्य में तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। तो जो जीव द्रव्य है यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। जीव द्रव्य 2 प्रकार का होता है। जीव द्रव्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है कोशिका द्रव्य। पहला है कोशिका द्रव्य। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और दूसरा है केंद्रक द्रव्य। सॉरी दोस्तों, केंद्रिका द्रव्य। दूसरा है केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। तो यदि जो ये विशेष प्रकार का जो द्रव है यदि यह कोशिकाओं में पाया जाता है तो वह उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और यदि यह जो द्रव्य है यह केंद्रक में पाया जाता है तो हम उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कि कभी कभी हम नई मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें कुछ फाइबर के टुकड़े होते हैं। मोबाइल के साथ फाइबर के टुकड़े होते हैं ताकि अगर डिब्बे को हिलाया जाए तो उस मोबाइल को क्या हो? हानि न हो। इसीलिए जो कोशिका है, कोशिका में विशेष प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं और उन कोशिकाओं को सुरक्षित रखने के लिए खास तौर की लाइसोसोम, क्योंकि अगर लाइसोसोम नष्ट हो जाए तो पूरी कोशिका को वो क्या कर देगा? पूरी कोशिका को नष्ट कर देगा, अर्थात उसे पचाकर पूरी कोशिका को पचाकर रख देता है। इसलिए इस जो कोशिका है उसमें एक विशेष प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जो कि कोशिका को हिलने में, जैसे कि हम लोग कभी कभी हाथ पैर हिलाते हैं तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो हिलती हैं, और कोशिकाएं हिलती हैं तो उसमें के जो कोशिकांग हैं, जो कोशिकांग है वो आपस में न लड़े, आपस में न टकराए, नष्ट न हो, इसलिए उसमें एक विशेष प्रकार का द्रव्य पाया जाता है। इसी द्रव्य को हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। यदि यह द्रव्य कोशिका के अंदर है, किसके अंदर? यदि यह द्रव्य कोशिका के अंदर है तो उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और यदि यह द्रव्य केंद्रक के अंदर, यदि यह द्रव्य केंद्रक के अंदर है तो हम उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। इसके पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो ये जो नोट्स है यह इससे आपको यह बताया जाना चाहता है कि कौन सा अंग या कोशिकांग जंतुओं में तथा कौन सा कोशिकांग पौधों में पाया जाता है। तो हमने इसका नाम लिख दिया है। ये जो इस साइड के हैं
कोशिकांग वो जंतुओं में पाए जाते हैं, और जो इस साइड के हैं ये पौधों में पाए जाते हैं, तथा जो बीच में है ये दोनों ही जंतु तथा पौधे दोनों में पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं जंतुओं की। तो जो जंतुओं में रसधानी होती है, रसधानी यानी कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जो रसधानी है उसमें जंतु या पौधे क्या करते हैं, जल को एकत्र करते हैं, और जल की कमी होने पर क्या करते हैं, पुनः उसको अवशोषित करते हैं, उपयोग करते हैं और अपने कार्य को संपन्न करते हैं। तो जो जंतुओं में रसधानी होती है वह छोटी तथा गोल होती है। क्या होती है? छोटी तथा गोल होती है। और जंतुओं में सीलिया फ्लैजिला पाए जाते हैं। सीलिया फ्लैजिला हम अगले वीडियो में बताएंगे। जो सीलिया और फ्लैजिला है यह जंतुओं को गमन में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? सीलिया और फ्लैजिला जंतुओं के गमन में सहायक होती है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। तो जो लाइसोसोम है इसको हम कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सभी कोशिकांगों पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, ताकि वे सभी कोशिकांग सही ढंग से क्या करें, अपने कार्य को संपन्न करें। यदि कोई कोशिकांग सही ढंग से अपने कार्य को संपन्न नहीं करता है तो जो लाइसोसोम है यानी कि लयनकाय है उस पर क्या करता है, अपने जल अपघटक एंजाइम को छिड़क देता है और उसे क्या कर देता है, पचा देता है। जंतुओं में हमने बता दिया रसधानी पाई जाती है, छोटी तथा गोल होती है। सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं और लाइसोसोम पाए जाते हैं जंतुओं में। अब हम बात करते हैं पौधों में। तो जो पौधे हैं पौधों में रसधानी बड़ी तथा गोल होती है। क्या होती है? बड़ी तथा गोल होती है। बड़ी तथा गोल होती है। जो रसधानी है वह बड़ी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गोल नहीं रहेगा, यहाँ पर चपटी होगा। चपटी यानी कि चौकोर आकार का। रसधानी जो है बड़ी तथा चपटी होती है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनको जल की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें जो रसधानी है, जो जल को एकत्र करने की जो क्षमता होती है वह ज्यादा होती है। और जो रसधानी है वो क्या होती है, चौकोर यानी कि चपटी होती है। पौधों में सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, जो पौधों को क्या करते हैं, बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा उन्हें दृढ़ बनाने में मदद करते हैं। पौधों में प्लास्टिड यानी कि लवक पाए जाते हैं, जिसके कारण वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने रंग में परिवर्तन कर देते हैं, आदि क्रियाएं संपन्न करते हैं। प्लास्टिड जो है जंतुओं में नहीं पाई जाती है। यदि प्लास्टिड जंतुओं में पाई जाती तो जंतु भी क्या करते, अपना भोजन स्वयं बना लेते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक भी केवल पौधों में ही पाई जाती है। हरित लवक भी अगर जंतुओं में पाई जाती तो भी जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेते। किसके समान? पौधों के समान। इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट है पर्णहरिम है, या केवल किसमें पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं जो दोनों में पाई जाती है। तो दोनों में भाई देखिए आप झिल्ली, पहला है कोशिका झिल्ली यानी कि झिल्ली हम इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं झिल्ली, इसको लिख लीजिएगा आप कोशिका झिल्ली। तो जो कोशिका झिल्ली है, जैसे कि हम कभी कभी बाजार जाते हैं सामान लाने के लिए, तो हमें सामान लेने के लिए दुकानदार से, जैसे हमने आलू खरीदा, आलू प्याज मटर आदि सब्जियां खरीदी, हमें उन सभी सब्जियों को रखने के लिए एक पॉलीथीन चाहिए होता है, जिसे हम लोग गांव की भाषा में सामान्यतः कहते हैं झिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो जो झिल्ली होती है, झिल्ली में ही हम लोग सभी क्या करते हैं, सब्जियों को रखते हैं। उसी प्रकार कोशिका में भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिस झिल्ली में सभी क्या होते हैं, कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं अगला कोशिकांग जो कि दोनों में पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आता है। क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया आता है। तो भाई देखिए दोस्तों, जो जंतु है या पौधे हैं, तो दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होगी अपने कार्य को संपन्न करने के लिए। यदि हमें ऊर्जा न मिले तो क्या हम किसी कार्य को संपन्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह ऊर्जा घर का कार्य करता है और हमें नियमित अंतराल पर, यानी कि जब हमारे कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी होती है तो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम आगे चलते हैं राइबोसोम की। तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम का कार्य क्या हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो राइबोसोम है उसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना? प्रोटीन का निर्माण करना। जो प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन। जो प्रोटीन है वह किसी जंतु या पौधे दोनों के लिए वृद्धि में सहायक होती है। यदि हमें प्रोटीन न मिले,
तो क्या हमारी वृद्धि होगी? वृद्धि व विकास संभव है? नहीं है। इसलिए राइबोसोम दोनों में उपस्थित होते हैं। और राइबोसोम कौन से? 80S की 70S? तो इस हमारा सही जवाब होगा 80S, क्योंकि जो 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक जीवों में पाए जाते हैं, जो कि हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। इसलिए अब जो राइबोसोम है दोनों में पाए जाते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम EPR यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसका कार्य हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका है, यह कोशिका को क्या करती है? दृढ़ बनाती है, आधार प्रदान करती है। इसलिए इसे कोशिका का अंतःकंकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का अंतःकंकाल, कोशिका का अंतःकंकाल भी कहते हैं। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कोशिका का अंतःकंकाल किसे कहते हैं, तो हमारा सही जवाब होगा अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अतः जो कोशिका को ढांचा देने के लिए, सही ढांचा देने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आवश्यकता होती है, जो कि जंतु तथा पौधे दोनों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसी में गाल्जी काय, इसी के अंतर्गत गाल्जी काय जो कि दोनों में पाया जाता है। अब हम गाल्जी काय का कार्य पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या बताए थे कि जो गाल्जी काय है वह खनिज, पोषण, प्रोटीन आदि का परिवहन करता है, ऊर्जा आदि का परिवहन करता है। जहां पर ऊर्जा, प्रोटीन, पोषण आदि की कमी होती है वहां पर क्या करता है? नियंत्रित करता है, बराबर करता है। यानी कि सभी कोशिकाओं में क्या? ऊर्जा का नियंत्रण रखता है। इसलिए जो गाल्जी काय है, गाल्जी काय जंतु तथा पौधे दोनों में होती है। जैसे कि हम बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कि हम ही हैं, हम बोल रहे हैं, हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, तो हमारी जीभ को सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। यदि हमारी जीभ, हम लगातार 1 घंटे पढ़ा दे आप लोगों को, तो हमारी जीभ क्या हो जाएगी? धीरे धीरे रुक जाएगी और हम बोल नहीं पाएंगे। जबकि जो हम खड़े हैं, स्थिर हैं, तो हमारे जो पैरों में कोशिकाएं हैं उसमें जो ऊर्जा है संचित है, जो ऊर्जा संचित है वह ऊर्जा गाल्जी काय के माध्यम से कहाँ? हमारे पैरों से हमारे जीभ तक आती है। कभी आपने ये भी सुना है कि कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी से पूछता है, ठीक है, किसी काम करने के बाद पूछता है कि आप कैसे हो, ठीक है, तो कोई व्यक्ति ऐसा तो जवाब नहीं देता कि हमारा बस कमर दर्द कर रहा है, बाकी सब ठीक है। हमारा कमर बस थोड़ा सा क्या है? दर्द कर, सॉरी दोस्तों, कमर नहीं, जैसे कि दोस्तों कोई कार्य करता है तो कभी कभी ये भी सुना होगा कि हमारी, जैसे कि हम ही पढ़ा रहे तो हमसे कोई पूछे कि आपका हालचाल क्या है, आप कैसे हो, तो क्या हम ये जवाब देंगे कि हमारी जीभ थोड़ी डिस्टर्ब है, यानी कि उसको ऊर्जा कम मिला है और बाकी सब ठीक है? हम ऐसा जवाब कभी नहीं देते हैं। हम ये कहते हैं कि थोड़ा पूरे शरीर से हमें थोड़ा सा क्या हो रहा है? महसूस हो रहा है, थकान महसूस हो रहा है। इसलिए गाल्जी काय का होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह ऊर्जा, प्रोटीन आदि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब हम आगे चलते हैं केंद्रक की। तो जो केंद्रक है, केंद्रक तो भाई दोनों में पाया जाएगा, जंतु और पौधे दोनों में। क्यों? क्योंकि केंद्रक ही सभी कोशिकांगों पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। कोशिकांगों को क्या करता है? एक कार्य प्रदान करता है और उन सभी पर नियंत्रण रखता है। अब हम आगे बात करते हैं तारक काय की। तो जो तारक काय दोस्तों, तारक काय के कार्य को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि जो तारक काय है वह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, यानी कि कोशिका को विभाजित करता है और किसी भी जंतु या पौधे के वृद्धि व विकास में सहायक होता है। यदि तारक काय न हो, यदि तारक काय न हो तो क्या हमारी वृद्धि और विकास होगी? नहीं होगी। इसलिए तारक काय का होना अति आवश्यक है। किसमें? जंतु तथा पौधे दोनों में। अब आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि जो तारक काय है, जो तारक काय है यानी कि सेंट्रोसोम है, वह सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है और कहां पर एकदम ही नहीं होता है। अब हम अगली वीडियो में कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।